फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ गए हैं जो कि है व्हाई इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हमें बहुत से लोगों ने कमेंट में डाउट भेजा था कि सर हमें इसका भी वीडियो चाहिए। तो ये उन सभी के लिए है और जिन्हें बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हुआ था बेस्ड ऑन दी मोशन ऑफ प्लैनेट्स, और योहानस केपलर ने हमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर 3 लॉ दिए थे। तो उसका जो पहला लॉ था वो कुछ इस तरह है: The orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci as shown here. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास सन है और एक प्लैनेट है। तो जो ऑर्बिट गवर्निंग कर रहा है यहाँ पे वो रहेगी एलिप्टिकल ऑर्बिट। वो हमें बताया फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर ने। ठीक है। फिर उसने बात की है नेक्स्ट लॉ के अंदर: द लाइन जॉइनिंग the planet and the sun sweep equal areas in equal interval of time। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिलेगा कि हमारा जो प्लेनेट है वो सपोज है एट पॉइंट ए, और वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। वो जो टाइम लेता है ए टू बी मूव करने के लिए, और अगर उसे जाना है सी से डी के लिए, तो ये दोनों के लिए जो टाइम लगा है टी, वो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि उस रेडियाई से जो भी ट्राइंगल बना है दैट इज ए ओ बी और सी ओ डी, तो ये जो भी ट्राइंगल बने हैं उनका जो एरिया रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये था उसका लॉ सेकंड। अब हम देखेंगे थर्ड लॉ, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो उसमें उसने बताया है द क्यूब of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital period t। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिप्स का जो रेडियस रहता है वो, अगर हमारा जो प्लेनेट है वो ऑर्बिट पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि जो एलिप्स का रेडियस रहेगा वो चेंजिंग हो जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टू दैट प्लेनेट वो चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो अगर हम मान लें कि वहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं प्लेनेट के, तो हमारे पास बहुत सारे वो डिस्टेंसेस हो जाएंगे। तो अगर उसका मैं मीन डिस्टेंस लेता हूँ दैट इज आर, और हमारा जो ये पूरा ऑर्बिट है घूमने का टाइम दैट इज ऑर्बिटल पीरियड वो अगर टी है, तो उसने बताया है कि आर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज कांस्टेंट। इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि केपलर ने हमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर अपने लॉज दिए हैं, लेकिन एक्चुअली जो थियरी है कि वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स क्यों होता है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो हमें न्यूटन ने दी है। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने यूज किया है केपलर्स का दिस थर्ड लॉ दैट इज आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम मान लेते हैं दैट इज आर इक्वेशन 1। ठीक है। और न्यूटन ने बताया है कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर। नाउ ये कहाँ से आया वी स्क्वायर बाय आर? तो जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। और जो मास रहता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं कि F is directly proportional to A. Now A is acceleration here and acceleration is v by t, right? तो हम कह सकते हैं that F is directly proportional to v by t. Now why we are transforming this? Because we are seeking for v and r, right? We are seeking for velocity. So हमने उसे convert कर दिया in the form of velocity. So that is F is directly proportional to v by t. Still we don't need t. तो हमें क्या करना होगा, t को भी replace करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता है that velocity v is equals to d by t। तो हम
टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड डिवाइड बाय d बाई v। तो v सीधा ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय r। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसे इजीली समझने के लिए न्यूटन ने बताया लेट अस प्रपोज दैट प्लैनेट ऑर्बिट इज सर्कुलर और उसका जो टाइम लगता है वो पूरी ऑर्बिट को कवर करने का दैट इज पीरियोडिक टाइम t और हमें पता है दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय d बाई टी। तो यहाँ पे अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो डिस्टेंस रहा हो वो हुआ होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हम कह सकते हैं दैट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r। सो हम लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई द ऑर्बिटल टाइम दैट इज t। तो हमें पता है 2 पाई इज कांस्टेंट सो वी कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई t, राइट। और हम कह सकते हैं दैट v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई t स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर तक क्यों इक्वेशन को इवेल्युएट किया है, बिकॉज हमें पता है कि केपलर का लॉ क्या कहता है दैट आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज कांस्टेंट, राइट। सो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया इधर तक। अब मुझे क्या करना रहेगा, सिर्फ मुझे आर स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई आर करता हूँ तो जो मेरी एक साइड की टर्म है वो हो जाएगी आर क्यूब बाई टी स्क्वायर और दूसरे साइड में सेपरेट कर लूंगा 1 बाई आर। और हमें पता है आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। सो हम कह सकते हैं दैट वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। सो वो हो गया आपका इक्वेशन 3। नाउ आप सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा दैट f इज v स्क्वायर बाय r, then replacing the value of v square we get f directly proportional to 1 by r divided by r and hence we get f is directly proportional to 1 by r square or I can say f is inversely proportional to r square। और हमें जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज लेट बी d, तो आप r को रिप्लेस कर सकते हैं बाई d तो आपको मिल जाएगा f is inversely proportional to d स्क्वायर। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए तो उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू।